बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी एतबार से बड़ा ही गर्म दिन था। आज अपोजिशन की अगर हम बात करें तो कल ही जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई। दूसरी जानिब लंदन में MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आज पाकिस्तान में एक बड़ी खबर ये भी थी कि जी वफाकी बजट पेश होना था और बजट के हवाले से कल ही अपोजिशन ये कहना शुरू हो गई थी कि डाइवर्ट किया जा रहा है तमाम तर मामलात को जब जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुई। बहरहाल हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है, चाहे कोई आमरीत हो या जमहूरी दौर हो, पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त बजट होगा, अवाम दोस्त बजट हम लेकर आएंगे। अपोजिशन एज़ यूजुअल कहती है कि अवाम दुश्मन बजट है। साथ ही साथ बड़े खुशकुन नारे जो हैं वो अवाम को सुनाए जाते हैं ये कहकर कि हमारे पास तो ऐसा प्लान है, ऐसी स्ट्रैटेजी है, ऐसी हिकमत अमली है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो देखें क्या से क्या पाकिस्तान की मईशत हो जाएगी। और ये पाकिस्तानियों के लिए कोई नए नारे या नए दावे जो हैं वो यकीनी तौर पे नहीं हैं। एक और बजट आ गया आज और उस बजट में भी किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें, किसी भी चीज़ को उठाकर देखें, आपको लगेगा कि मज़ीद सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सेस जो हैं वो आयद किए गए हैं। ये ज़रूर कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि हम क्या करें भाई, हमें तो हालात ही इस तरीके से मिले हैं, पिछली हुकूमतें हमारे लिए जो छोड़ के गई हैं हमने वहीं से आगे बढ़ना है। दो तीन अच्छी चीज़ें, एक तो हम हमेशा कहते हैं कि हर बजट के बाद कहा जाता है कि देखें आधे से ज़्यादा बजट तो आपकी फ़ौज खा जाती है, तो दिफाई बजट तो ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया था रज़ाकाराना तौर पर कि हम नहीं इस दफ़ा इंक्रीज़ मांगेंगे। दूसरा अच्छा ये इक़दाम हुआ कि जी जो काबीना है, जो वज़रा हैं, उन्होंने कह दिया कि 10% हमारी तनख्वाहों से कटौती कर लें। वो कम तनख्वाह वहाँ से हो गई, वहाँ थोड़ी बचत हो गई। फिर जो मिनिमम वेज है, कम से कम आमदनी है, वो ज़रूर एक अच्छा इक़दाम है कि उसको बढ़ा के 17,500 जो है वो कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो गुर्बत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, जो महंगाई है जिससे डायरेक्टली आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर होगी, वो अभी तक के बजट में जिस अंदाज में टैक्सेशन की आज रुदाद हमारे सामने रखी गई है, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी एक आम आदमी को। और हर बजट के बाद एज़ ऑलवेज़ हम टॉक शोज़ के अंदर अपने माहिरीन से ये जानने की कोशिश करते हैं, ये तज्ज़िये होते हैं कि जी वाकई उनको क्या लगता है कि कैसे हालात बेहतर होंगे और ये बजट कैसा था। तो आज के प्रोग्राम में भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट विद मी टुडे। आबिद हसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमारे बजट पे और इकोनॉमी में प्रोग्राम्स का हिस्सा भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थोड़ी देर में आयशा गौस पाशा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि पंजाब की वज़ीर ख़जाना भी रह चुकी हैं और अभी पाक मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA भी हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो अब एडवाइज़र हैं CM पंजाब के इकनॉमिक अफेयर्स पे। और साथ ही साथ अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कराची में थोड़ी ही देर से, जो कि टैक्स उमूर के माहिर हैं। आबिद हसन साहब, इमरान खान साहब हमेशा कहते थे पाकिस्तानियों से घबराना नहीं है, तो आज ये जो बजट और जिस अंदाज में टैक्सेशन की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आई, थोड़ा सा घबरा लें आज पाकिस्तानी या नहीं? देखें, पाकिस्तान में जो ऑब्वियसली जिसको कहते हैं ना, दे बीन डेल्ट विद द बैड हैंड, बट ये कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल गवा दिया इन नॉट नोइंग व्हाट टू डू। मतलब इतना शोर था कि जी हमारी वर्ल्ड क्लास टीम होगी, ये होगा, बट ऑलमोस्ट इनकॉम्पिटेंस लेवल था फॉर। अच्छा, दूसरा ये है कि आप वी हैव नो डाउट कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, ही हिमसेल्फ इज़ अ क्लीन पर्सन, बट दो चीज़ें हैं, ये एक फेडरेशन है, आपने सबको लेके चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि हर बंदे को आप कहें जी मैं तो तुम्हें जेल भेज रहा हूँ, तुम करप्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है ना। आई मीन एक वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ठीक है ना, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो यू मेक सम कॉम्प्रोमाइज समवेयर। आपने पूरी 200 मिलियन की नेशन है जिसमें स्लो ग्रोथ हैज़ इमेंस कॉन्सिक्वेंसेस, इनइक्विटीज़ हैं, हमारे ग्लोबल हालात जो हैं, एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव। तो वो सब देख के यू हैव टू डिसाइड कि जी कौन सी 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो मैं कर सकूँ। आपने एक तो प्रॉमिस कर दी है एवरीथिंग अंडर द सन,
ठीक है। और डिलीवरी कैपेसिटी गवर्नमेंट करती है ना, पॉलिटिशियंस तो नहीं करते ना। आम जो लोग हैं ग्रेड 15, 16, 18, 20, 22, वहाँ कैपेसिटी ज़ीरो है। छोटी काम का भी कैपेसिटी ज़ीरो है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट में। सो वन हैज़ टू, मतलब दैट्स द लीडरशिप कि आप असेस करें कि अच्छा जी कौन सी मेरी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। So you actually made promises more than you could actually deliver. वो नहीं हो रहा। दूसरा ये कि यू हैव टू, मतलब ऑब्वियसली वी एवरीबडी विल से कि जी हमें ज़रूरत है कि अपने खर्चे कम करें, हमारा डेट बहुत बढ़ गया है। दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम एवरीबडी एग्रीज के एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस मस्ट इम्प्रूव। अभी मुझे तो कोई बिजनेसमैन मतलब नहीं जिनसे मेरी बात हुई है वो कहे कि जी एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऊपर से जो इतना ज़्यादा एक ये फियर, हिस्टीरिया, फॉरेन एसेट्स, हम आपको जेल में डाल देंगे अगर टैक्स नहीं दिया, ये नहीं किया, पीपल रन अवे। सो वही मैं कह रहा हूँ कि आई मीन नोबडी सेइंग कि जी टैक्स आपने नहीं आपको देना चाहिए, नॉन फाइलर्स हैं, बट देयर different ways of skinning the cat. अशफाक तोला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मैं उनकी भी ज़रा राय जानना चाहूँगी। क्या कहेंगे तोला साहब, एक तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि बड़ा अवाम दोस्त बजट है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बड़ा अवाम दुश्मन बजट है, और यही यूजुअल जो होता है हर ही बजट में हर साल हम ये देखते हैं। आपको क्या चीज़ें, अगर मैं पूछूं कि कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप गिनवा सकें तो वो क्या आज लगी हैं आपको इस बजट के अंदर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो ये हमें मेरा ख्याल है मुगालता ही रहेगा कि IMF के एजीज में जब हम कोई बजट बना रहे हों तो कोई अच्छा बजट बन सकता है। ये इन्फ्लेशनरी बजट है और होना भी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बिकॉज के पिछले 1 साल से जिस तरीके से मईशत आपकी जा रही थी वो इस 1 साल के अंदर आपने देखना था कि जी कि आप किस तरीके से इसको रिवाइवल की तरफ लेके जा सकते हैं। आपने 25 से 30% डिवैल्यूएशन किया, उसके इम्पैक्ट आपको एक्सपोर्ट्स पे कुछ नज़र नहीं आए। अब जैसे हम बात करें, मैं सुन रहा था आबिद साहब की बातों का, बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे मुआशी तज्जिया निगार है। एक्चुअली मसला ये है कि ये इतना आसान नहीं है जितना वो ये कह रहे थे कि जी रियल एस्टेट की एक्टिविटी में इजाफा होगा। रियल एस्टेट की एक्टिविटी में इजाफा इसलिए नहीं होगा कि ये जितने भी नॉन फाइलर थे अब उन सबको फाइलर बनना पड़ेगा। ये नॉन फाइलर की हमने कदगन हटाई नहीं है, एक्चुअली इसमें एक नया शेड्यूल डाल दिया गया जिसको हम 10th शेड्यूल कहेंगे, और वो 10th शेड्यूल ये करेगा कि अगर फर्ज करें मैं आपसे कोई चीज़ परचेज करता हूं और मैं अगर विदहोल्डिंग एजेंट के पास में गया और अगर उसने देखा कि जी मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो वो मुझसे अगर फर्ज करें 3 गुना है तो उसकी जगह मुझसे 6 गुना वो वसूल करेगा और मेरी सारी डिटेल FBR को देगा। FBR अपने मुरवजा कानून के हिसाब से मेरा नाम देखने के बाद वो मुझे एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा और उस असेसमेंट ऑर्डर के बाद मुझे वो कहेगा कि आपका ये टैक्स बनता है, आप आइए टैक्स फाइलर बन जाइए। दूसरी तरफ जो अच्छे इकदाम किए गए हैं वो ये हैं कि आप देखेंगे कि कुछ बरात ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए थी, जैसे कि ये आपके जो एहसास प्रोग्राम है इसकी सब्सिडी ज़्यादा दी जाएगी। कुछ चीजें और भी इन्होंने PSDP के प्रोग्राम ज्यादा रखे हैं, उसका बढ़ गया, तो वो शायद इन्फ्लेशन को मिटिगेट कर देंगे और ऐसी चीजें काफी इन्होंने रखी हैं। मगर बाय एंड लार्ज अगर मैं इस प्रोग्राम को देखता हूं, मैं पिछले 7-8 साल से बजट एक्सरसाइज का बड़ा हिस्सा भी रहा हूं, मेरे हिसाब से जो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कर सकते थे वो ये बजट है। हाँ, ये जरूर है, इसमें इन्होंने कोशिश ये ज़रूर की है कि फाइलर्स बढ़ें और फाइलर्स के बनने के बाद अगर कोई टैक्स नेट में इजाफा होता है तो ठीक है। दूसरी तरफ मैं इनको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप इतना माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं तो एक मुकद्दस गाय है जो सियासी और गैर सियासी हुकूमतों में कभी भी उस पर टैक्स नहीं लगा जो ज़राअत की इनकम पे होता है। मैं नहीं कहता कि फेडरेशन ले ले वो टैक्स, वो सूबों का हक है, भले सूबे ले ले, मगर इन्फोर्स करें। रिटेलर, होलसेलर, आपका 18.9% ऑफ द GDP है, वो सिर्फ आपको कुछ नहीं, सिर्फ 4 बिलियन टैक्स दे रहे हैं जी। अब आप देखें यहाँ एक तरफ तो आपने गरीब पे या मुझ पे आप पे ये चीनी की मद में सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे
और हम देंगे, बिल्कुल देना भी चाहिए, इसमें कोई मजाक नहीं है। दूसरी तरफ जब एक्सपोर्ट हो रही होगी ये चीनी तो 3 रुपए पर केजी उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो वो मुझसे कमा के इनको दे भी दी जाएगी। ये ठीक है, ये मैं समझता हूँ काफी चीजें मैं सही है, सही। इस पे बात करते हैं। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, अशफाक़ साहब, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें फिर, ताकि मजीद गुफ्तगू आगे भी हमारी बढ़ सके। डॉक्टर सलमान शाह साहब, इकॉनमी पे मुझे याद है बहुत सारे प्रोग्राम्स, अभी पिछले प्रोग्राम में भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो कि इस हुकूमत को करनी चाहिए। फ़र्क इतना था उस टाइम पे आप एडवाइज़र नहीं थे पंजाब हुकूमत के, बट आज हम बात कर रहे हैं तो आप एडवाइज़र हैं हुकूमत में आके। फिर कुछ चीज़ें जिन पर आप तनकीद कर सके, आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा खुल के बात करना मुश्किल हो जाता है, बट आज वाकई 2018-19 के इक्तिसादी सर्वे का जब हम जिक्र कर रहे थे, कल भी देखा गया कि उसमें कोई भी ऐसा इक्तिसादी हदफ नहीं था जो इस हुकूमत ने पूरा किया हो। आज ये जो अपने लिए अहदाफ सेट किए हैं, या जिस अंदाज में टैक्सेशन पे टैक्सेशन, एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या वाकई मुतासर नहीं होने जा रही इससे डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं और एक बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से आप गुज़र रहे हैं। और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो डिमेंशंस हैं वो तकरीबन, अगर आप देखें तो शुरू में तो 18 अरब डॉलर का तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था और 10 अरब डॉलर आपकी डेट रिपेमेंट थी ड्यूरिंग द ईयर। सो आई मीन टोटली 28 से 30 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप था जो आपके पास नहीं था। तो ऑल दी एक्टिविटी विच वाज हैपनिंग वाज रिलेटेड टू के इमिनेंट डिफ़ॉल्ट को कैसे रोका जाए। अगर आपने सऊदी अरेबिया इधर उधर से 8-9 बिलियन डॉलर्स लिए जिससे आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिला है, तो अब आके आपके पास एक IMF प्रोग्राम है जिसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है और हो सकता है कि इस बजट में IMF की खासी इनपुट भी हो। 2-3 चीज़ें तो इसमें बड़ी क्लियरली नज़र आती हैं कि रेवेन्यूज़ का एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। 5550 बिलियन रुपीस जो है वो कभी भी FBR ने ज़िंदगी में कलेक्ट नहीं किया ना, उसका एक वो टारगेट बन गया है। सो आई थिंक कि उसमें तो FBR की जितनी प्रपोजल्स थी और बेशुमार प्रपोजल्स जो हमाद अज़हर साहब ने वहाँ दी हैं, वो इसीलिए थी कि कोई नेट कहीं पे ज़्यादा किया जा रहा है, कहीं पे रेट ज़्यादा किया जा रहा है, कहीं पे एग्जेम्पशंस ख़त्म की जा रही हैं। सो आई वुड प्रिज्यूम कि ये जो रेवेन्यू का जो सारी स्ट्रेटजी है वो FBR की स्ट्रेटजी है एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल FBR ने कहा है कि जी ये हम करेंगे और ये इस तरह से करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो अब देखने की बात ये है, क्योंकि एक बात उन्होंने हमाद अज़हर ने कही कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का जो इंटरैक्शन है फेस टू फेस वो मिनिमाइज़ होगा। सो आई प्रिज्यूम के वो डेटा बेसिस भी हैं, आई प्रिज्यूम के वो सिस्टम भी है और सारी चीज़ें जो हैं वो ये करेंगे। और इसमें कई चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल भी होंगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल बिज़नेस का रिस्पॉन्स होता है तो इस किस्म की चीज़ें वो इनिशली नेगेटिव होता है और उसकी वजह ये है कि वो उनका एक्सपीरियंस FBR से इतना अच्छा नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड का एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि वो एक्सपेंडिचर भी हमारे बहुत बड़े हैं और पिछले बजट से वो कई उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और वो एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट करते हैं एक विश लिस्ट गवर्नमेंट की कि ये काम हमने करने हैं। वाटर में हमने ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, 2 डैमों की बात है, वाटर की ठीक करनी है। फिर आपने उसमें बेशुमार शहरों के दिए हुए हैं, कराची, कोयटा, दिस एंड दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार थिंग्स हैं। तो वो एक विश लिस्ट है जो रियली डिपेंड करती है FBR के ऊपर कि FBR कलेक्ट करेगी तो ये काम होंगे, FBR अगर कलेक्ट नहीं करेगी तो ये काम फिर नहीं हो सकेंगे। दूसरी जो तीसरी चीज़ आई है वो ये है कि कोई इकोनॉमीज़ जो करनी चाहिए इन द करंट बजट में उनकी तरफ इशारा तो किया गया है लेकिन वो इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं की जितनी वो शायद हो सकती थी। आर्मी ने तो अपना बजट कम किया है, इन अ वे फ्रीज़ किया है, लेकिन सिविलियन साइड पे वो फ्रीजिंग नहीं देखने को आई। इवन दो उसको हमने देखा है कि आपके मिनिस्टर्स ने टैक्स कट अपनी इनकम कैबिनेट ने कह दिया 10% कम कर दें, ग्रेड 20 हाँ
काम कर देंगे, तो वो एक अलामती चीज़ है कि देखें इट इज़ अ टफ टाइम। एंड देन आई थिंक एक ये जो है कि सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं उनको ज़रा तगड़ा किया गया, और वो मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है, बल्कि अगर ज़्यादा इससे भी हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। यू हैव द एहसास प्रोग्राम, आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छा, दो चीज़ें आपने कही, मैं ब्रेक से वापस आके फिर मैं इस पे बात करना चाहूँगी। आबिद हसन साहब की तरफ भी इसी चीज़ पर जाएंगे। ये जो FBR का एक तो जिक्र हमेशा ही हम देखते हैं कि इतने ऐसे टारगेट्स, अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लिए जाते हैं जो कि फिर बाद में FBR उनको पूरा करता या वो हदफ हासिल करता हुआ हमें नज़र नहीं आता। अभी जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अब ये कितना कारआमद साबित होगा। अब वज़ीर भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब आ चुके हैं, जिन्होंने आज वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी मिनिस्ट्री को पहली बार इतना पैसा मिला है या इतने फंड्स मिले जो अब वाकई वो मिनिस्ट्री एक्टिव हो रही है या उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा इस ज़मन में भी, जैसे आज दावा किया जा रहा था। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जो बजट पेश हुआ है उस हवाले से हम बात करें। आबिद हसन साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये जो पहले अशफाक तौला साहब भी बात कर रहे थे, IMF की हमेशा हम बात करते हैं कि जी IMF की मजबूरियाँ या उस अहाते के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर रहते रहते उन मजबूरियों के साथ आप जितना अच्छा बजट बना सकते थे कि जी वो आपने बना लिया। ये वाकई दुरुस्त है कि या ये जो जितने भी टैक्सेस हैं या जितना भी वो चीज़ें जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, ये इतना ही नागुज़ीर था, इनएविटेबल था, कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता था? देखें, IMF तो अब चलें, लेट्स सेट दिस असाइड। पाकिस्तान को अपने लिए अपना डेट कम करना है और पाकिस्तान को अपने लिए अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी और इंपोर्ट्स कम करनी, ठीक है ना। ये तो हमें करना ही करना है। अगर हम नहीं डेट कम करेंगे तो पहले एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट होगा और फिर इस लास्ट सेंचुरी में बहुत से मुल्क हैं अपने डोमेस्टिक डेट पे डिफ़ॉल्ट कर गए थे, ये जो इतने अपने डोमेस्टिक बैंकिंग, ठीक है ना। तो हमने फिर ये देखना है कि जी ये डेट कम करने के लिए हमें अपना खसारा कम करना है। हमने अपना खसारा किस तरह कम करना है? कुछ टैक्स बढ़ाना है, कुछ एक्सपेंडिचर कम करना है। IMF भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं। IMF का आया, उसने कहा जी आप हमें बता दें आप किस तरह कर सकते हैं। अब होता ये है कि इनकी कैपेसिटी इतनी कम है टू प्रेजेंट अ क्रेडिबल प्रोग्राम। फिर वो कहता है जी आपसे तो हमने 30 साल से हम नेगोशिएट किए जा रहे हैं, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, अब हम ही आपको बताएंगे, ठीक है ना। और ये नहीं है कि पहली दफ़ा ये हो रहा है। और हमारे लिए आई थिंक वो किस्त उतारने से ज़्यादा बढ़ के काम जो होता है वो होता है कि इस्लाहात जो हम प्रॉमिस करते हैं अपने लिए ही नहीं कर पाते। IMF का देखिए ये एक एडवांटेज है, चाहे हम मतलब नहीं हमें पसंद, दैट्स फाइन, कि बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये सब समझती है कि जब IMF का प्रोग्राम आ गया, वो इनके सर पे बैठे हुए हैं तो ये अब ठीक काम करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं कि आपने जब इतना, बिल्कुल मैं सलमान से एग्री करता हूँ, इतना एम्बिशियस टारगेट है ये टैक्स का, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, बट आप ये तो देखें कि ये किस इंस्टीट्यूशन से आप कह रहे हैं अचीव करें, जिस इंस्टीट्यूशन की ना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है ना एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग। अभी हज़ारों मतलब ये अशफाक तौला साहब बैठे, ये बिज़नेस में आए हैं, आप किसी बिज़नेस को उठा के ले लें, विदाउट फेल, अगर आप उनका द टॉप लेट्स से 500 बिजनेसेस हैं ना जो टैक्स फाइलर्स हैं, बिजनेस, उनसे पूछें कि जी आर यू हैप्पी विद हाउ द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और 99.9% कहेंगे जी हम अनहैप्पी हैं, हमें तंग होता है, ये होता है, हरेसमेंट। तो आप उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय, मतलब ठीक है आपने की है, बट फोकस के भाई जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, एक्सटॉर्शन है, वो कम हो। जो लोग ऑलरेडी वो मुल्क में रहते हुए मुल्क के लिए कर रहे हैं भाई, टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेस अपने सामने वो लीगल तरीके से चलाते हैं ना, विदाउट फिक्सिंग द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ FBR, आप इतना हैवी, और ये है कि एक दफ़ा आपको ITO नोटिस दे दे, आपकी तो जान अजाब होगी ना। अच्छा, मैं इस पे ब्रीफली ज़रा जो आपने कहा, आई वांट अशफाक तौला साहब टू रिस्पॉन्ड टू दिस, इस पे कमेंट ज़रा कर दीजिए। मीनवाइल डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, वो भी बैठ जाएंगी। जी अशफाक तौला साहब। देखिए बिल्कुल सही बात है आबिद साहब की कि आपको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपके FBR की इस्लाहत के लिए टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन हमारा था, उसकी एक बड़ी जामे रिपोर्ट है जो 2016 फरवरी में हमने दे दी थी। उसी के ऊपर टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना हुआ है,
और वही रिपोर्ट और वही कमीशन को ऑन किया इस हुकूमत में आने के बाद, और बड़ी तेजी से हम इस्लाहत कर रहे हैं। मगर बात यह है कि क्या कैपेसिटी बिल्डिंग एफबीआर की है। दूसरी बात यह है कि क्या आपके पास आईटी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि होना चाहिए एक अच्छी सर्विस की डिलीवरी के लिए। हमने कानून बड़े सख्त कर दिए और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ कानून काफी सख्त किया गया है। डराने वाली भी बात यह है, लॉलीपॉप भी दिया है, कैरेट भी है, स्टिक भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी डू वी हैव द कैपेसिटी। अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की तो हम उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर आता है करप्शन का। मैं नहीं कहता हर अफसर करप्ट है, बट बाय एंड लार्ज दिस इज अ परसेप्शन अबाउट एफबीआर के जी कि ये इदारा बहुत बड़ा करप्ट इदारा है, और इट इज अ रियलिटी एज वेल। अब हम कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, इसको आईटी लेवल पे भी लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा हैरान इस बात पे होता हूँ। मेरा ख्याल है मेरे दोनों दोस्त और तीसरी हमारी बहन डॉक्टर आयशा भी अभी आ रही है, मुझे आज तक मैंने ये नहीं देखा, आईएमएफ से कभी सुना नहीं है मैंने, उन्होंने ये तो जरूर कर दिया कि आ गई ना तो 1125 तो उन्होंने आज एसआरओ कहा कि उड़ा दो, और बिल्कुल बंदूक के जोर पे उन्होंने कहा गन पॉइंट पे उड़ा दो और उड़ा दिया उन्होंने। मगर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जरा सूबों को तो कहो कि यार एग्रीकल्चर टैक्स दे दो। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये सब्सिडी क्यों दी गई शुगर की एक्सपोर्ट पे। ये जरा मुझे अगर आईएमएफ कहती ना तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी महसूस होती कि कम से कम एफबीआर की जो रेवेन्यू है इसमें मैं कम से कम 1000 अरब की एडिशन दे सकता हूं अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम पे और रिटेल और होलसेल ट्रेड पे अगर सही मायनों में टैक्स नेट में लूं, जो कि दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या दूसरे सर्विस सेक्टर या हम जैसे तनख्वाहदार तबका या बिजनेसमैन तबका जो छोटा बिजनेसमैन है वो दे रहा है। हमने काफी अच्छी इस्लाहत कर ली, मैं उन इस्लाहत को उस वक्त तक हमें समर नहीं मिलेंगे जब तक के माशरे का हर तबका, और जो एडम स्मिथ का कैनन ऑफ टैक्सेशन है ना, इसका सबसे पहला कैनन है एक्विटी। तो एक्विटी जब तक नहीं होगी मैं नहीं समझता आप एक कोई जस्टिफाइड या रैशनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को नाफिज कर सकते। एक तो वो बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है ना कि मौशरे का हर तबका, हर फर्द जो है वो इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो अपना किरदार अदा करे। वो तो हमने देख लिया कि ऐसा हो नहीं रहा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कवानीन ना हो, कवानीन भी मौजूद होते हैं, हमारे पास मसला आ जाता है कि उनका इतलाक नहीं होता, उनका निफाज नहीं होता, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। डॉक्टर आयशा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हमाद अजहर साहब के साथ वही हुआ, ऑपोजिशन ने वही किया जो आप जब बजट प्रेजेंट कर रही थी तो तब हुआ था। तो वो कोई नई बात नहीं है, यूजुअल चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपसे जान सकूं कि आज वाकई इससे बेहतर ये पीटीआई की हुकूमत बजट ला सकती थी या नहीं? देखिए, पॉइंट ये कि बजट एक्चुअली जो इन्होंने आईएमएफ से नेगोशिएशंस किए हैं ये उसके खदोखाल पहले से डिटर्मिन हो गए। तो द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली इन द नेगोशिएशंस विद द आईएमएफ। आपने क्यों 5.55 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट एक्सेप्ट कर लिया? आपको खुद पता है कि इस साल जब आपने एंड किया, देखिए हमने जब आखिरी साल हमारा एंड हुआ था पिछली गवर्नमेंट का, 14% ग्रोथ थी तकरीबन रेवेन्यूज़ की। इस साल रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 2% भी नहीं है। आपने अगले साल के लिए बताते हैं वो भी नहीं है, वो भी नहीं, 39% आपने अगले साल के लिए किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे आप, जो आपने ये तय कर लिया कि हम ये ग्रोथ रेट जो 2% थी मुश्किल से हो रही है, आप 39 तक ले जाएंगे एक साल में। वो क्या मैजिक वॉन्ड थी इनके पास? वो बातें हम बहुत सुनते हैं कि इंटीग्रेटेड डेटाबेस होगा, लेकिन एक साल में देखिए हमने भी बढ़ाया था अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन कोई 1.7% 3-4 साल में। ये एक साल में बढ़ाने को कमिट कर रहे हैं, तो ये तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर टू बिगिन विथ। यानी मेरे ख्याल से तो मुझे गवर्नमेंट को खुद पता है कि ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरा, वरना कौन अपने राइट सेंसेस में ये बात करेगा। दूसरा मुझे जो कंसर्न है इस बजट में, देखिए आपका रेवेन्यू इज़ द क्रिटिकल नंबर। रेवेन्यू पूरा नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें विल नॉट फॉल इन प्लेस। बजट में आपके एक्सपेंडिचर्स आपको कट करने पड़ेंगे, प्रोविंसेस को आप वो ट्रांसफर्स नहीं दे पाएंगे, प्रोविंसेस के बजट अफेक्ट होंगे, यानी आम आदमी पे भी इफ़ेक्ट होगा, एजुकेशन हेल्थ जो प्रोविंसेस फराहम करते हैं। उसके अलावा आपने इतना टफ बजट ले लिया है, साथ ही साथ आपने सब्सिडीज़ काट दी। अच्छा, व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट एक्सपोर्टर्स की सब्सिडीज़ तो सारी काट दी आप,
जबकि हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स हमारा इस वक्त लाइफ लाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए थी इस पे एक्सपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट्स होनी थी, फॉलोड बाय कि आम आदमी को आप प्रोटेक्ट करें। आपने दोनों फ्रंट्स पे गड़बड़ की है, टैक्सेशन का डाल के और ये जो बिजली वगैरह के टैरिफ्स इंक्रीज करके आपने आम आदमी को तो ठीक है। डिवैल्यूएशन से ख़त्म कर दिया, इन द सेंस उस पर बड़ा बर्डन पड़ेगा। मैंने कुछ एस्टिमेट्स किए हैं, इनके जो पॉजिटिव्स ये बता रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम वगैरह को, ये सब पॉजिटिव जो है, इसको लेने के बाद भी अगर ये बजट के आप टैक्सेशन प्रपोजल्स और टैरिफ इंक्रीजेस जो इलेक्ट्रिसिटी गैस के आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक आम पाकिस्तानी के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स डाल रहे हैं आप एक साल में, वो तकरीबन 40,000 रुपए से ज़्यादा है। यानी एक आम 40,000 सालाना यानी टैक्स आपके आपने पास इजाफी डाल एडिशनल दिया। ओके एडिशनल डाल रहे हैं। अच्छा। और ये यानी ऑर्डिनरी ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो ये देखिए ये कैसे होगा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाएंगी। आपने पॉलिसी रेट इतना ज़्यादा कर दिया है, 12%। इससे कौन पाकिस्तान में पैसे लेकर आएगा? कौन, कहाँ से इन्वेस्टमेंट सही। बढ़ेगी, मैं- कहाँ से प्राइवेट सेक्टर चलेगा? और डेवलप, अगर ये समझें आपके पब्लिक सेक्टर ही सारा काम कर देगा, तो वो तो फिर कंटिजेंट होगा ना कि रिसोर्स मोबिलाइज होता है या नहीं। ठीक है। नहीं होता है तो फिर तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे। तो डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने सुन भी लिया कि इतनी वो लंबी फहरिस्त जो अभी डॉक्टर साहिबा ने गिनवाई भी है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स जो सेट कर लिए, और ये जो निगोसिएशंस थी हमारी IMF के साथ, वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? कैसे टारगेट्स मीट करेंगे सर? अगेन द सेम क्वेश्चन जो हम पहले बात कर रहे थे। आई थिंक अब तो मुझे तो यही लगता है कि FBR ने यकीन दहानी कराई होगी गवर्नमेंट को कि दे हैव द डेटा बेसिस, दे हैव द सिस्टम्स, दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड दे हैव द विल टू डू इट। और वो अब टेस्ट होगी, और उस पर गवर्नमेंट ने एक लिया है कि ठीक है, अगर आप अभी वर्ल्ड बैंक की भी एक स्टडी जो आई है जो बता रहे हैं कि 8,000 अरब तक पाकिस्तान का सर तो वो पोटेंशियल जो जो है वो जो डेटाबेस और वो जो टेक्नोलॉजी वो regime फिर कर FBR सकते ये हैं। 10 महीने हाँ। क्यों नहीं करा सका इंट्रोड्यूस, या 10 महीने के बाद ही अभी आई उनके पास कुछ? नहीं, वो तो मतलब ये है ना कि अब उन्होंने टैक्स की जो एग्जेम्पशंस थी वो बहुत सी ख़त्म की हैं, बहुत सी चेंजेस की हैं। सो वील हैव टू सी कि वो इन प्रैक्टिस कैसे होती है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि बहुत सी मैं सुन रहा था कि हम अब फिक्स टैक्स को हमने मिनिमम टैक्स कर दिया है। नाउ आई मीन द डेवल इज़ इन द डिटेल। अगर वो फिक्स टैक्स जो था वो पहले ये था कि उसमें डिस्क्रेशन FBR की कम थी और लिहाजा बिज़नेस कम्युनिटी उससे कंफर्टेबल थी। जब उसको आप मिनिमम टैक्स करेंगे तो डिस्क्रेशन FBR की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर FBR उस डिस्क्रेशन को नेगेटिवली इस्तेमाल करेगा तो वो फिर बिज़नेस कम्युनिटी उससे बिल्कुल खुश नहीं होगी। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे वो अब डिपेंड करता है कि आप वी हैव शबर जैदी एज द न्यू CBR चीफ, तो ही विल बी टेस्टेड टू हिज लिमिट्स। क्योंकि एक तरफ उनकी क्लाइंटेल जो है वो टैक्स पेयर है, दूसरी तरफ उन्होंने कलेक्ट करके गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग करनी है। बजटरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसमें भी हमने खासा बड़ा इजाफा देखा है, तो वो इजाफा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक फाइनेंसिंग नहीं आती। सो आई थिंक ये तो अब एक टेस्ट केस होगा FBR की कैपेबिलिटीज़ का, एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर कि FBR एक बड़ा प्रोफेशनल अदारा बने और ऐसा अदारा बने जो कि प्रोसेस को भी ठीक रखे और वो सारी चीज़ कर सके। सो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट व्हिच द गवर्नमेंट हैज डन कि वो FBR पे इसमें मैं आपको वो क्या परफॉर्म करते हैं। और चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब का जिक्र किया जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि कारोबारी तबके पर ज़्यादा थोड़ा हाथ हौला रखना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आबिद हुसैन साहब, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आप बात करना चाह रहे थे कि वही चीज़ें जिसको बहुत बुरा भला कहा जाता था चलें करनी पड़ गई आपको, मजबूरी अगेन आप बताते हैं, ये हुकूमत बताती है, लेकिन इस दफ़ा क्या फॉर्मूला है दैट इट्स गोइंग टू वर्क? देखें ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या है कि एमनेस्टीज है फेल्ड ग्लोबली, ठीक है ना। अच्छा, एक तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, पिछली दफ़ा भी ये 20 दिन में कर दें जून 30th, आई डोंट नो व्हाट्स मैजिक अबाउट जून 30th, अभी फिर उन्होंने जून 30th।
यूएस में आज से 5 साल पहले जब उनके स्विस बैंक्स ने डिक्लेयर किया कि हमारे पास को 2 लाख यूएस लोगों के अकाउंट्स पे, आईआरएस ने 5 साल दिए वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम कि जी 5 साल हैं, और उन्होंने कहा हम जो वॉलंटरीली इस 5 साल में डिक्लेयर करेगा हम उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, वो जो टैक्स ड्यू है पूरा देगा। समझ गए ना? ये नहीं उन्होंने कहा जी मैं आप कल जेल में भेज दूंगा, उन्होंने कहा आपके 5 साल है डिक्लेयर करें। इंडोनेशिया की स्कीम पार्शियली सक्सेसफुल, 18 महीने दिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपको लगता है कि इस पे मतलब ये और ये कहना कि मैं जेल चले जाऊंगा, टाइम खत्म करें जी, कहें जी 2 साल में करें, 3 साल में करें, आप डिक्लेयर करें। मतलब व्हाट इज दिस जून 30th, यू नो? कोई ऐसा नहीं है, मैजिक नहीं है, आप लोगों को दें। ऊपर से अगर किसी के फॉरेन एसेट्स हैं, अगर फर्ज करें घरों में है, इल टेक ब्रेक्सिट, बट देखिए अभी भी एमनेस्टी का हम देख रहे थे कि टारगेट रखा है 400 बिलियन, और अभी भी जो कलेक्ट हुए हैं वो 930 मिलियन है। सो उसको सामने रखते हुए लग नहीं रहा कि 30 जून की डेट देख के लोग जो है वो जल्दी कर रहे हैं। वो एक सिंपल स्कीम रखें, 3 साल दें। सादिया से मैं कुछ इंटरफेयर करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। उस डेटाबेस की वजह जी अशफाक तौला साहब फरमाइए। आप उस डेटाबेस की मुकम्मल हो जाए आबिद हसन की, उस डेटाबेस की बेसिस पे आप लोगों को नोटिस भेज दें कि जी ये हमें पता चला है आपके सक्खर में इतनी बेनामी है, आपका लंदन में ये है, इसकी बेसिस पे ये आपका प्रिजम्पटिव टैक्स बनता है। लेट देम कम बैक, ठीक है ना? तो 1270 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इस एमनेस्टी स्कीम को अवेल किया है। अशफाक तौला साहब नहीं, मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। आबिद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, मगर हमारे टैक्स कल्चर में लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। एक्चुअली आज के बाद मैं ज़रा होपफुल हूँ कि ये एमनेस्टी सक्सेसफुल जाएगी। वजह ये है कि आज उन्होंने एक अमेंडमेंट रखी है कि पहले ये हो रहा था कि रियल एस्टेट का 3 साल के बाद आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। तो बहुत सारे लोगों ने 2-3 साल पहले जो प्लॉट लिए हुए थे कहते हैं यार हमें क्या ज़रूरत है, 1 साल बाद तो वैसे ही या 2 साल बाद वैसे ही हमारी वैसे ही टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। अब उन्होंने उसको 100% टैक्स यानी कि 35% पे टैक्स रेट पे लेके गए और कहा है कि 10 साल से पहले वो एग्जेम्पशन नहीं होगी, यानी 10 साल का होल्डिंग पीरियड रखना है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एमनेस्टी की अब जो पिकअप होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्री पॉपुलेटेड रिटर्न हम इनको दे दें। काश के ये हमारे पास इतला होती तो मेरा ख्याल है हम ज़रूर कर लेते। नादरा के पास भी इनकम्प्लीट डेटा बेस है और प्री पॉपुलेटेड रिटर्न के लिए हमारे पास काफ़ी इतलात ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस किस्म की इन्होंने बात की है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल आइडियली स्पीकिंग एग्रीमेंट तो हमारे पास होना नहीं चाहिए कि हम करें, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकता एमनेस्टी। ठीक है, हमारे मुल्क में इसलिए नहीं हो सकता कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी ऑलमोस्ट आपकी नॉर्मल इकोनॉमी की साइज पे है। राइट, गॉट योर पॉइंट अशफाक तौला साहब। मैं डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि ब्रेक में डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप एक पॉइंट रेज करी थी, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब के कमेंट आ जाए एक्सपोर्ट्स के हवाले से। शी वांटेड टू से समथिंग। जी, मैं एक्सपोर्ट्स का मैं अपना कंसर्न बता रही थी। देखिए हमारे लिए क्रिटिकल है, और इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी दी हुई थी उसका विड्रॉल अव्वल तो सिर्फ 5 क्रिटिकल सेक्टर्स को दी हुई थी। हमारे यहाँ इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स को और इमर्जिंग मार्केट्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि एक्सपोर्ट्स वाइडर ब्रॉड बेस्ड हों। एक तो वो नहीं हुआ, दूसरा जो 5 को दी हुई थी वो भी अब आप विड्रॉ कर रहे हैं और उन पे आप सेल्स टैक्स फुल लगा रहे हैं। मुझे परेशानी यह है कि देखें 33% तकरीबन हमने डिवैल्यूएशन किया। उठाते हैं, वो कहते हैं $30 बिलियन आप लोग ट्रेड डेफिसिट जी छोड़ के गए हमारे लिए। अभी अगर आप उनकी बात सुने पीटीआई वालों की। जी, मैं उसका भी आपको बताती हूँ। अभी इस वक्त सिलसिला ये था कि आप एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर, अभी आपने इतने बहुत सारा डिवैल्यूएशन किया था, जो अंडरटेकिंग सब्सटैंशियल डिवैल्यूएशन जिसकी कॉस्ट तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मेजर आ गई, उसके फ़ायदे हमें नज़र नहीं आ रहे। एक्सपोर्ट्स बूस्ट होनी थी भाई, वो एक्सपोर्ट्स उस वक्त बूस्ट होंगी जब आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा, जब आपके पास कंपेटिटिव प्राइसेस पे आप ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर सकेंगे। इस वक्त ग्लोबल आउटलुक एज इट इज़ डाउन टर्न पे है। आप उस पर अब इतना अनकम्पेटिटिव एक्सपोर्ट्स बना दें, कोई आपके पास मराद ना हो, कोई नई मार्केट्स आप नहीं छोड़े हो, तो आप
मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम इस मतलब वक्त कुछ कर है क्या ही रहे हैं। नहीं तो आप क्या एक्सपोर्ट एक करेंगे? साथ और मैं just पॉलिटिक्स का give एक you बड़ा one सवाल number. होता है एक कि आप कैसे सॉरी compete मैं एक नंबर करेंगे। दे दूं। जी जी बांग्लादेश में 6,500 बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनकी 35 बिलियन एक्सपोर्ट है ना, ये 6,500 बॉन्डेड और बड़ा फ्रीली। पाकिस्तान में गिनती की बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ तो अजाब है बॉन्ड इन बॉन्ड करना। सो अगर आपने टैक्स लगाना है तो 3-4 हज़ार हर एक को इन बॉन्ड मतलब कर दें, और ताकि दे कैन ब्रिंग गुड्स इन गुड्स आउट। एक बात और एक्सपोर्ट्स के मामले में देखिए, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट इज द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, इसलिए एफबीआर रिफंड नहीं दे रहा और ये मेजर कंस्ट्रेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए। अब कम से कम इस बजट में अगर ये सब्सिडीज हटाई थी तो ऑटोमेटिक रिफंड तो ले आते, कमर्शियल बैंक्स दे देते, जैसे आप एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स अपनी डिपॉजिट करते आपको ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता। एफबीआर ने वो डिस्क्रेशन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तो देखिए ना, अगर यू मीन इफ यू आर जेन्युइन अबाउट समथिंग तो वो आप दिखाएं तो अपने एक्शन से। ठीक है, वो हाफ हार्टेडली आपको लग रहा है कि ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी डॉक्टर सलमान शाह साहब। काफ़ी चीज़ें हो गई, अब आपने भी खैर से पंजाब में बजट आएगा, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें डिफरेंट करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, इनका बजट भी मुझे याद आता है फिर, जिस पे बड़ी तनकीद हुई थी पीटीआई की। सो आप क्या करने जा रहे हैं? और ये जो कड़वी गोली अवाम खाती चली आ रही है, जो अभी भी खान साहब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ये कड़वी गोली, ये प्रिस्क्रिप्शन कब तक है? कोई टाइम लाइन, कोई लिमिट? देखें सादिया, पंजाब के बारे में तो मैं कुछ नहीं इस वक्त कह सकता, लेकिन एक बात मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आपके पास इस वक्त इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से खासी अट्रैक्टिव सिचुएशन बन चुकी है। अगर आप हमाद अज़हर की स्पीच देखें, उसमें जो क्वांटिटी में इंक्रीज़ आई है ऑफ नेटवेयर एंड गारमेंट्स, और वो किसी में 20% है, किसी में 16% है, बट इन डॉलर टर्म्स वो अभी ट्रांसलेट नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि पहले आप अनकम्पेटिटिव थे और अभी आपकी सिर्फ वो कम्पेटिटिवनेस कुछ बेहतर हुई है, तो क्वांटिटी बढ़ी है। अगर ये क्वांटिटी और बढ़ेगी आगे चल के और ये फैसिलिटेटिव मोड में हम रहे, तो मेरा ख्याल है कि एक आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। और सीपैक में जो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना से 313 आइटम्स हैं ड्यूटी फ्री इनटू चाइना, उसमें खासा पोटेंशियल है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी अब बहुत वायबल होती जा रही है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर जो है वो अब इस लेवल पे आ गई है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एक्सपोर्ट हो सकती है विदाउट सब्सिडी। और अगर आप एग्रीकल्चर में थोड़ी सी हिम्मत करें और प्रोडक्टिविटी को ज़रा बेहतर करने की तरफ जाएं, तो उधर भी आपको एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप देखें कि पाम ऑयल की आप इंपोर्ट जो मलेशिया से कर रही हैं, वो अब खासी 30 to 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। इसका मतलब है डोमेस्टिक अगर आप ये अच्छी बात है कि आपको नजर आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट अगर माजी में भी देखें कि 3.8 आप लोगों ने खुद टारगेट सेट किया था, उसमें भी 0.8 सामने आया सर ज़रात। नहीं जी, बात समझने की बात यह है कि पिछले अदवार में जो हमारी फिक्स्ड रुपी की पैरिटी हमने रखी इतने सालों के लिए, उसके लिए हमें रिजर्व्स भी अपने खाली किए और अपनी कंपेटिटिवनेस को भी हर्ट किया। अब वो कम से कम बहुत बड़ा चेंज है कंपेयर टू द पास्ट इन टर्म्स ऑफ योर लोकल प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बड़ा शेकन है, उसमें लोग परेशान हैं, बट आई थिंक कि ग्रेजुअली एज वी सेटल डाउन, तो अब आपकी कंपेटिटिवनेस बहुत बेहतर हो चुकी है और अब आपको रियल प्रोडक्टिविटी की तरफ जाने का मौका है कि आप कितनी जल्दी अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और उसमें आप अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं और इम्पोर्ट्स का इतना बड़ा जो बिल बना हुआ है उसको भी कम करें। जी, अब मैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि वो हमारा बेस भी है बहुत सारी हमारी एक्सपोर्ट्स का, उसकी जिक्र किया। देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए तो इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय बैड न्यूज़ के। अब मैं 3-4 आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपने ऑलरेडी कह दिया ग्रोथ रेट तो कुछ भी नहीं है। आपने फर्टिलाइज़र अपटेक अगर आप देखें तो 27% कम हुआ है
आपने प्रोडक्टिव, अभी डॉक्टर साहब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, इसी में ये बता रही हूँ। आपका क्यों कम हुआ है? इसलिए कि आपने फर्टिलाइज़र प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन कोई 24 to 21% बढ़ा दी। आपने एग्रीकल्चरल क्रेडिट को 17% कम किया है। आपने ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल में कमी देख रहे हैं, आप पेस्टिसाइड्स तक के इस्तेमाल में कमी देख रहे हैं। यानी ये आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज बैड, नो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट विद दिस काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, आबिद हसन साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, अशफाक तोला साहब, चारों की तशरीफ आवी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।